हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें आपका कन्फ्यूशसवाद जो है वो ये टॉपिक जो था कन्फ्यूशसवाद वो ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था आपका। उसके बाद मैंने लाओत्स के बारे में बताया था आप लोग को, फिर लाओत्स के बारे में थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो आपको मैंने वीडियो के लास्ट में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाओत्स के बारे में बताऊँगी, तो इसमें हम लाओत्स के बारे में देखेंगे जो थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था और थोड़ा सा वो बता देती हूँ संक्षिप्त में। तो देखिए, जो वो कन्फ्यूशसवाद था तो उसमें कलाओं का महत्व तो नहीं था, बताया था मैंने। फिर क्या हुआ, ज़ीहो ने अपना सिद्धांत दिया, किसका दिया था, सडंग का सिद्धांत दिया। उसने जो है कला को प्राणवान बताया था और तुलिका को सजीव बताया था। तो ज़ीहो के कारण ही, ज़ीहो के सिद्धांत के कारण ही जो सडंग का सिद्धांत दिया था, तो एक कला में, चित्रकला में एक नए परिवर्तन आए, नवीन परिवर्तन हुआ और उसको एक सम्मानजनक पद जो है वो प्राप्त हो गया, किसको, कलाओं को। और इसमें जो है ये कला के इतिहास में देखने को मिलता है, जो परवर्ती युग हैं, जो पहले के युग हैं, तो उसमें जो है कला का इतिहास प्रमाणित होता है, मतलब उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चित्रकला की एक नई विधा साक्षर कलाकारों की चित्रकला अथवा विद्वान अधिकारों द्वारा अपनाई गई चित्रकला का आरंभ हुआ था। तो मैंने बताया था कि इसको साक्षर कलाकारों की चित्रकला क्यों कहा जाता है, ये मैंने जूम मीटिंग में आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया था। तो ये जो है फिर अधिकारियों द्वारा और विद्वानों द्वारा अपना ली गई क्या चीज़, चित्रकला, और ये जो है एक नए तरीके से आरंभ हुई। फिर यह भी विश्वास किया जाने लग गया कि जो कन्फ्यूशसवादी चित्रकार हैं वही बस ब्रह्मांड की सूक्ष्मता को समझ सकते हैं, मतलब ब्रह्मांड की छोटी छोटी चीज़ों को बस कन्फ्यूशसवादी ही समझ सकते हैं। जब इनको चित्रकार जो था कन्फ्यूशसवाद का, तो जब इनको एक उच्चतम महत्व मिला और इनका स्थान थोड़ा ऊपर उठा, तो ऐसा ये मानने लग गए थे कि यही सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है उनका व्यक्तित्व भी उच्च होने लग गया, ये लाभहीन कार्य में भी प्रयुक्त होने लग गए जो चित्रकलाएँ थी वो। तो ऐसे ही कन्फ्यूशसवादियों ने जो है अपनी स्थिति को अच्छा बनाया चित्रकला के द्वारा। फिर इसमें क्या हुआ, पहले तो इसका महत्व था नहीं, फिर धीरे धीरे इन्होंने चित्रकला को महत्वपूर्णता देना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी ये उतनी सफल नहीं हो पाई कन्फ्यूशसवाद में चित्रकला। तो आगे मैंने देखिए आप लोग को लाओत्स पढ़ाया था। तो लाओत्स जो है वो कन्फ्यूशस के पहले आया था दार्शनिक, लेकिन जो है कन्फ्यूशस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कन्फ्यूशस पहले पढ़ा दिया आप लोग को। तो लाओत्स के मतानुसार ये मानते थे कि हर चीज़ में जो है वो ताओ तत्व छिपा होता है और सबकी उत्पत्ति ताओ से होती है। ताओ का मतलब अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो जो ताओवाद दिया था वो किसने दिया था, लाओत्स ने। लाओत्स के द्वारा दिया गया वाद ही ताओवाद कहलाता है और इसके बहुत सारी लाओत्स के विरोधी हुए थे, इसीलिए जो है उसको देश छोड़कर भी भागना पड़ गया था। इस घटना का जो चित्रण है वो दिखाया हुआ है कि बैल पर बैठकर भागता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, तो वो लाओत्स को ही दिखाया गया है। फिर इसमें जो है इन्होंने आगे चलकर माना है कि सभी चीज़ों में ताओवादी रहस्य छुपा हुआ होता है और प्राकृतिक चित्रण में इनके वो दिखने लग गया था। फिर जो है इन्होंने ताओ का अर्थ बताया हुआ है कि मार्ग है, और एक ऐसा मार्ग है, ताओ का जो मार्ग बताया वो एक ऐसा मार्ग बताया हुआ है कि जो सुनिश्चित है, व्यवस्थित है, सुरक्षा है, उसमें खो जाने का भय नहीं है, कोई संकट नहीं है, और वो एक सीधा दिशा निर्देश कराता है, मतलब जहाँ तक पहुँचना है तो ताओ एक वैसा मार्ग है कि सीधा वहीं तक पहुँचाता है बिना किसी भय, संकट के और व्यवस्थित रूप में। फिर ताओवाद में क्या हुआ, देवी देवताओं की सृष्टि भी आरंभ हुई और यहाँ पे उसमें उसके अंतर्गत भी फिर जो है ये देवता, आत्मा, भूत, राक्षस और अमर जो व्यक्ति होते थे उनकी कल्पना करके इमेजिनेशन से चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक जो मानवीय आकृतियाँ बनाई गई थी वो विचित्र जंतुओं की अपेक्षा अधिक अंकित की जाने लग गई थी। मतलब पहले तो आप लोग को बताया था कि भयंकर जीव जंतु अंकन करते थे उनका, लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो है मानवीय आकृतियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। और ताओवादी जो प्रवर्तक हैं लाओत्स, इनका भी चित्रण बनने लग गया था और इनके साथ साथ में जो है देवियाँ और परियों को भी सम्मिलित कर लिया गया था। फिर यहाँ पे इमेजिनेशन जो है नदियाँ और सागरों की देवियाँ भी बनाई गई कल्पना करके, और चंद्रमा और नक्षत्रों से भी कुछ आकृतियाँ संबंधित मानी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये देवी देवता जो थे इनके जो है सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जो है प्रयोग में आने लग गए थे, अनुष्ठानों और आराधना के लिए भी यूज़ में आने लग गए थे। तो ये जो है लाओत्स के अंतर्गत था। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। जो लाओत्स थोड़ा सा रह गया था तो वो देखते हैं हम क्या है। कलाकार एवं कला के आलोचक ताओवादी शब्दावली का प्रयोग करने लग गए। कन्फ्यूशसवाद इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ। 11वीं सदी में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती दिखाई पड़ती है।
तो देखिए जो लाओत्स का ताओवाद था, तो इसके जो आलोचक थे वो इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में करने लग गए थे, कलाकार और कलाओं में ताओवादी जो वर्ड है, शब्दावली है उसका। फिर जो है ये कन्फ्यूशस भी इससे बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित हुए और 11वीं सदी में क्या हुआ, ये जो ताओवाद था ये जो है इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है, मतलब ये बहुत बलवती हो गई थी, इसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी दिखाई देने लग गई थी। इस युग में कांस्य पात्रों की नकल पर मिट्टी के पात्र भी बनाए गए हैं। अब देखिए क्या हुआ था ताओवाद में कि जब ये पात्र बनाते थे पहले कांस्य के, फिर उसी की तरह सेम टू सेम ये मिट्टी के भी पात्र बनाए जाने लग गए थे, मतलब उनका अनुकरण किया जाने लग गया था, उनकी अनुकृति बनाई जाने लग गई थी। फिर इन पर दोनों और यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसको और कर लेना कि इन पर दोनों और जो है बैल अथवा दैत्य के सिर दोनों ओर बनाकर लगा दिए जाते थे। देखिए पहले तो वो जो पात्र बनाते थे मिट्टी के वो प्लेन बनाते थे, लेकिन इन पर जो है अलग से रिलीफ चित्रण की तरह जो है दैत्य और बैल बनाते थे और जो है धातु के दोनों ओर बनाते थे। तो ऐसा बैल और दैत्य यहाँ पे बनाया जाने लग गया, जो बाद में उस पर चिपका देते थे, पहले नहीं धातु मिट्टी के पात्रों पर बनाते थे। प्रायः लाल अथवा भूरे रंग के सादे पात्र उपलब्ध हुए हैं जिसमें धरातल पर धारियाँ बनी हुई हैं। देखिए मैंने बताया ना कि ये पहले प्लेन जो है पात्रों को बनाते थे, फिर उसके ऊपर जो है वो अलग से दैत्य को और बैल को चिपकाते थे। तो यही कह रहे हैं कि जो है ये लाल और भूरे रंग के बने हुए हैं, सादे पात्र हैं, प्लेन पात्र हैं, इन पर बस जो है धारियाँ मिली हुई हैं। और किस पे मिली हुई हैं? इनके बेस पे मिली हुई हैं, धरातल पर मिली हुई हैं। इन पात्रों पर नीली हरी ग्लेज भी उत्तम रीति से की गई है, जो शांतकालीन ग्लेज से भी भिन्न है। अब देखिए ग्लेज तो है, आप लोग को पता होगा, आई थिंक नहीं पता होगा तो बता देती हूँ कि जो है नीली हरी ग्लेज, मतलब ये ग्लेज जो है वो एक चमकीला पदार्थ होता है, पेन टाइप का, पारदर्शी होता है, जो बर्तनों पे करने पर बहुत शाइन करते हैं बर्तन, तो ऐसे ही उसको ग्लेज कहते हैं। तो ये नीली और हरी ग्लेज इसमें जो है लगाई गई है बर्तनों पे, और ये शांतकालीन ग्लेज से अधिक उत्तम है। मतलब जैसे शांतकालीन आप लोगों ने देखा था तो उसमें जेड जो पत्थर प्राप्त हुआ था उसमें अर्ध पारदर्शी चमक थी, आप लोग को पिक्चर दिखाया था, तो उसी प्रकार जो है ग्लेज में भी उतनी चमकता होती है। तो ये ग्लेज का प्रयोग करने लग गए थे कौन? ताओवादी। तो ये आपका जो है लाओत्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, लाओत्स का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं चाऊ काल में। तो युद्धरत राज्यकाल, देखिए युद्धरत राज्यकाल में क्या है कि जो कुछ चीन में छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पे जो है हमेशा युद्ध चलता रहता था, उनके यहाँ पे मतलब रत मतलब नीडेड या आवश्यकता, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो है अनेक प्रकार के शासक आते थे और वो यहाँ पे युद्ध करते रहते थे। तो छोटे और बड़े राज्यों में परस्पर जो है युद्ध चलता रहता था, आपस में लड़ते रहते थे ये। तो पीतनद क्षेत्र के राज्य यद्यपि अधिक शक्तिशाली नहीं थे, ये देखिए जो पीतनद क्षेत्र का नाम बताया गया है तो क्या बताते हैं कि ये जो है अधिक शक्तिशाली नहीं थे, इनमें संस्कृति की अनुमति हुई, मतलब इसमें संस्कृति जो थी उसने प्रवेश किया, तब फिर यहाँ पे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ। तो यही दिखा है कि पीतनद क्षेत्र के राज्य यद्यपि अधिक शक्तिशाली नहीं थे, तथापि इनमें संस्कृति की विशेष अनुमति हुई और महान दार्शनिकों ने जन्म लिया। अब आगे देखते हैं क्या है दर्शन के 100 संप्रदाय। अब देखिए दर्शन के 100 संप्रदाय हैं क्या, आप देखते हैं। युद्धरत राजाओं के अंतिम शासन काल में दर्शन शास्त्र के अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे, जिन्हें दर्शन के 100 संप्रदाय कहा जाता है। अब देखिए मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो है युद्धरत राज्यकाल चल रहा था, तो क्या हुआ, जो युद्धरत राजा थे उनके अंतिम शासन काल में जो दर्शन शास्त्र था उससे अनेक सारे संप्रदाय उत्पन्न हुए, तो उन्हें क्या कहा गया? दर्शन के 100 संप्रदाय। मतलब अंतिम जो शासन काल था उसके बाद ही उनसे अनेक सारे संप्रदाय, जब यहाँ पे युद्ध ख़त्म हुआ तो उससे अनेक सारे जो कम्युनिटी थी वो उत्पन्न हुई, जिसको क्या कहा गया? दर्शन के 100 संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, मतलब छोटे छोटे जो लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं वो एक तरह से संप्रदाय कहे जाते हैं। तो स्वयं कन्फ्यूशस के मतानुयायियों के अनेक दल बन गए। लाओत्स के अनुयायी प्राकृतिक में अधिक रुचि लेते थे और शासन में कम। तो देखिए जो कन्फ्यूशस के अनुयायी थे वो क्या करने लग गए? दल बना कर रहने लग गए। बहुत सारे कन्फ्यूशस के जो अनुयायी थे उन्होंने अनेक सारे दल बनाए थे। तो और जो लाओत्स के अनुयायी थे उन्होंने क्या किया? वो प्राकृतिक में ज़्यादा रुचि लेते थे। बताया था मैंने आप लोग को लाओत्स में कि प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा हुआ है, तो ये जो है वो प्राकृतिक में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, रुचि लेते थे, और शासन में का मतलब लड़ाई झगड़ों में शासन का मुझे यहाँ पे शासन स्थापित करना है, इन सब में जो है नहीं रहते थे, बस वो प्राकृतिक में अपना व्यस्त रहते थे। और जो कन्फ्यूशस थे वो दल बनाकर रहते थे। तो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं।
विधिवादी दार्शनिक उच्च वर्ग के वैभव पूर्ण आयोजनों के विरुद्ध थे और सभी के लिए कठोर केंद्रीय कानून के पक्षपाती थे। अब देखिए जैसे आप लोगों ने जो है ताओवाद पढ़ा, कन्फ्यूशसवाद पढ़ा, तो वैसे ही एक विधिवादी दार्शनिक हैं। तो विधिवादी में क्या बताया गया है कि इसमें उच्च वर्ग वैभवपूर्ण आयोजन के ये विरुद्ध थे। जो वहाँ पे आयोजन होते थे उच्च वर्ग से रिलेटेड, वो उनके विरुद्ध थे, मतलब उनका विद्रोह करते थे वो। और वो सभी के लिए क्या बनाना चाहते थे? कठोर केंद्रीय कानून बनाना चाहते थे। तो इसके पक्षपाती थे, मतलब इसको मानते थे वो कि ये सबके लिए जो है एक कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए। झुनतुज़्म का विचार था कि मनुष्य प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेइत्ज़ श्रेष्ठ शासन का पक्षपाती था और जनता को शासन की आधारशिला मानता था। अब देखिए जो झुनतुज़्म है उनका विचार था कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है, मतलब अब उनको कलाओं की तरह आप कह सकते हैं कि कलाओं की तरह ही उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है प्राकृतिक पर विजय। ये किसने बताया था? झुनतुज़्म ने। और मेइत्ज़ ने देखिए क्या बताया था? तो श्रेष्ठ शासन प्रणाली के पक्षपाती थे ये। क्यों थे? क्योंकि ये जो है जनता को ही शासन का आधार मानते थे। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जनता के द्वारा ही जो हमारा लोकतंत्र है उसका निर्माण होता है। तो क्या है, जनता को ही आधारशिला मानते थे, मतलब इनका मानना था कि जो जनता के पक्ष में चीज़ें हों वही चीज़ें जो है श्रेष्ठ हैं, तो इसीलिए वो उसके पक्षपाती थे। अब आगे देखते हैं क्या है, चाऊ काल में कलाओं का विकास देखते हैं। तो ये आपका ये दर्शन के 100 संप्रदाय जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब कलाओं का विकास देखते हैं। इस युग में कलाओं के क्षेत्र में भी महान उपलब्धियां हुई। ताओवाद की प्रेरणा से चीन में श्रेष्ठ काव्य में रचनाएं अस्तित्व में आई, उच्च कल्पना को पंख मिले। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कलाओं में भी इस युग में चाऊ काल में मतलब बहुत सारी कलाओं के क्षेत्र में महान उपलब्धियाँ हुई। जैसे मैंने आप लोग को चाऊ काल के बर्तनों के बारे में बताया था। तो उसके बाद जब ताओवाद आया तो ताओवाद की प्रेरणा से चीन में श्रेष्ठ काव्य की रचनाएं होने लग गई। और इसमें क्या हुआ, जब काव्य की रचनाएं हुई तो एक उच्च कल्पना को पंख मिले, मतलब जो इनके इमेजिनेशन से चीज़ें बनाते थे, बताया मैंने आप लोग को, तो वो काव्य में भी देखने को मिलती है, काव्य रचनाओं में भी इनकी इमेजिनेशन। तो इनको एक जो है बहुत उच्च स्थान प्राप्त हुआ और इनको मतलब ऊपर जाने का प्रोत्साहन भी मिला। किसको? काव्य नाट्यकारों को, कलाकारों को, इन सबको। तो इसमें जो है कला की बहुत ही उपलब्धि प्राप्त हुई, किसमें? चाऊ डायनेस्टी में। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। रेशम पर अंकित चित्रों के भी प्राचीनतम उदाहरण इसी युग के हैं। इन समस्त गतिविधियों का क्षेत्र वह हुआ है जिसे आजकल होनान प्रांत कहा जाता है। अब देखिए इस पे जो है रेशम पर भी अंकित बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं और ये जो है प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने उदाहरण माने जाते हैं, जो चाऊ डायनेस्टी के ही माने गए हैं रेशम पर बने हुए चित्र जो हैं। और इन समस्त गतिविधियों का क्षेत्र वह हुआ जो आजकल होनान प्रांत कहा जाता है, मतलब पहले इनका कुछ और प्रांत रहा होगा, उसका इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये आजकल बता रहे हैं कि प्रेजेंट में जो है होनान प्रांत कहा जाता है उसको, जहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ स्टार्ट हुई थी उनको। चीन की दीवार का प्राचीनतम भाग भी इसी युग में 353 ईसा पूर्व के लगभग आधुनिक सेंसी के दोनों ओर तक बनाया गया। देखिए चीन की दीवार का जो प्राचीनतम भाग है, मतलब जो चीन की दीवार बनी हुई है उसका सबसे पुराना जो हिस्सा है वो इसी युग में बनाया गया था 353 ईसा पूर्व में। और आधुनिक सेंसी प्रांत आप लोग को बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में। और तो जो सेंसी प्रांत है यहाँ पे तो इसके दोनों ओर तक बनाया गया है। आधुनिक में ये सेंसी प्रांत में दोनों ओर तक देखने को मिलता है। इस युग के कांस्य उपकरणों में अनावश्यक प्रदर्शन से लेकर सूक्ष्म अलंकरण तक की कई शैलियाँ उपलब्ध हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे अनावश्यक लिखा है, तो इसको आप लोग जो है आवश्यक कर लीजिएगा। इसमें जो है कांस्य पात्रों पर बहुत आवश्यक प्रदर्शन किए हुए हैं और उन पर सूक्ष्म अलंकरण तक की शैलियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कन्फ्यूशसवाद में जो है वो मानते थे कि वो जो चित्रकार हैं कन्फ्यूशसवाद के, तो वो ब्रह्मांड की सूक्ष्मता का अध्ययन करते हैं। तो मतलब इस पे जो अलंकरण हुआ है वो बहुत बारीकी से किया गया है। सूक्ष्म अलंकरण मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्सों को इन्होंने बहुत ध्यान से बनाया हुआ है। और जो है इन पर भी बहुत सारे कांस्य उपकरणों पर भी बहुत सारे प्रदर्शन इस पे किए हुए हैं। अब आगे देखते क्या है। एक स्थान के उत्खनन में 19 रथ निकले हैं। एक अन्य मकबरे में स्वर्ण, रजत व जटिल
यहाँ पे जटित लिखा है तो यहाँ पे जटिल होगा। तो जटिल कांस्य से उपकरण प्राप्त हुए हैं, जेड तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी निकली हुई हैं। तो देखिए ये एक जगह की खुदाई में ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसमें क्या निकले हैं, 19 रथ निकले हुए हैं और एक अन्य मकबरे में स्वर्ण, रजत व जटिल कांस्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ये तीनों धातुओं से बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है सबसे बहुमूल्य वस्तु जो प्राप्त हुई है वो जेड प्राप्त हुई है। जेड आप लोगों को बताया था, पिक्चर शेयर की थी, आप लोगों को आई थिंक याद भी होगा कि जेड क्या है। तो ये एक प्रकार का रवेदार पत्थर था जो अर्धपारदर्शी था, इसमें बहुत शाइनिंग होती थी और ये जो है बहुत सारे कलर्स में होता था, लाल हरी जो है लालिमा लिए हुए, और श्वेत कलर का ज़्यादा मिलता था, मतलब सफ़ेद रंग का ज़्यादा मिलता था जो जेड पत्थर था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जगह के स्थान की खुदाई में ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। क्या क्या, रथ और मकबरे में स्वर्ण, रजत, रजत मतलब सिल्वर, तो स्वर्ण, रजत व जटिल कांस्य उपकरण प्राप्त हुए हैं और जेड के भी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो अभी आगे इसमें जो है और अभी बाकी है आगे का, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट उसमें बताऊंगी वीडियो में। कलाओं का जो विकास है वो थोड़ा भी और है आगे, फिर उसके बाद लघु पात्र पढ़ेंगे हम लोग, फिर विभिन्न उपकरण पढ़ेंगे। तो अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जो कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग को जूम मीटिंग में मैं बता ही देती हूँ सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो कलाओं का विकास है जो पढ़ाया मैंने अभी आपको, तो ये भी आपका कंप्लीट है और बाकी आपका कन्फ्यूशस और लाओत्स जो है वो ख़त्म हो गया। तो चलिए ठीक है, अब थैंक यू।